और जैसे एरिया 51 वगैरह की बात आती है, फ्लाइंग सॉसेस की बात आती है, तो एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे नाज़ी जर्मनी जो था वो बहुत ज़्यादा आगे था टेक्नोलॉजी में। दुनिया का सबसे पहला जो सुपरसोनिक जेट था वो जर्मनी ने बनाया था। दुनिया की सबसे पहली क्रूज़ मिसाइल जो लंबी दूरी की मिसाइल होती है वो सबसे पहले जर्मनी ने बनाई थी, ठीक है। V1 एंड V2 रॉकेट्स बोलते हैं उनको। और इन सब को एक प्रोग्राम के अंडर बनाया जा रहा था जिस प्रोग्राम का नाम था वंडरबार। अच्छा, वंडरबार का मतलब होता है वंडर वेपन्स। हिटलर ने एक प्रोग्राम बनाया था वंडरबार, जर्मन में वंडरबार और इंग्लिश में वंडर वेपन्स बोलते हैं, कि ये वंडरबार प्रोजेक्ट के अंदर हमें ऐसे वेपन्स बनाने हैं, ऐसे वेपन्स का इन्वेंशन करना है कि जो मतलब दुनिया ने पहले कभी ना देखे हों। तो बोलते हैं कि वंडरबार प्रोजेक्ट के अंडर ही एक ऐसे वेपन का इन्वेंशन हुआ था जिसका नाम है डाइग्लॉक, या डी ग्लॉक भी बोलते हैं उसको, या डाइग्लॉक के भी बोलते हैं उसको। डाइग्लॉक, डी ग्लॉक का मतलब होता है द बेल। द बेल, हाँ। तो क्या था कि एक बेल शेप्ड ऑब्जेक्ट था, बहुत बड़ा। अच्छा, बेल की शेप में घंटी। हाँ, बड़ा घंटा, बड़ी बेल जो होती है, एक बड़ा घंटा। हाँ, एक बड़ा घंटा। उसकी शेप में एक पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट था जिसके अंदर काउंटर रोटेटिंग चेम्बर्स थे, जिसके अंदर, और उन चेम्बर्स के अंदर रेड मर्क्यूरी को डाला जाता था, ठीक है। रेड मर्क्यूरी को डालने के बाद वो जो दोनों चेम्बर्स थे ना, उसके अंदर मर्क्यूरी जो था काउंटर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता था। मतलब कि अगर एक चैम्बर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा चैम्बर एंटी क्लॉकवाइज घूमता था, मतलब दोनों चैम्बर एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में घूमते थे, ठीक है। और उससे घूमने के बाद इस तरीके से जब वो घूमता था तो उसमें एंटी ग्रेविटी इफेक्ट प्रोड्यूस होता था, ठीक है। तो जैसे मैंने तेरे को एक पॉडकास्ट में बताया भी था कि जब नाज़ी जर्मनी हार गया था, हिटलर मर गया था, ठीक है, और वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया था, तो जो नाज़ी साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई, क्योंकि हिटलर ने बहुत सारा पैसा जो था ना टेक्नोलॉजी और एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग तरह के उसमें लगाया था उसने। तो एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन पेपर क्लिप। उस ऑपरेशन पेपर क्लिप के अंडर क्या होना था कि जितने भी नाज़ी जर्मनी के साइंटिस्ट थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, कि कोई मेडिकल डिपार्टमेंट में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट का है, वेपन्स डिपार्टमेंट का है, कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट को पकड़ के हम अपनी कंट्री ले जा सकते हैं, हमें वो करना है। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स या प्रोजेक्ट्स थे उनसे रिलेटेड हमें जो भी फाइल्स मिल सकती है हमें वो लेनी है। तो जो सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट थे वो लिए अमेरिका ने, और उसके बाद सेकंड नंबर पे रशिया था, ठीक है। तो उन सारी जो फाइल्स थी टॉप सीक्रेट फाइल्स में, उनको उस द बेल डाइग्लॉक के होने के जो पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंटल पेपर्स थे टॉप सीक्रेट, वो मिले उनको। उसमें पूरा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन था कि वो जो ऑब्जेक्ट था द बेल वो किस चीज़ से बना हुआ था, वो कैसे काम करता था, उसकी बारे में यहाँ तक क्वालिटीज़ लिखी हुई थी कि उसके अंदर कैपेबिलिटी थी कि वो टाइम ट्रैवल इफेक्ट जनरेट कर सकता था, कि जब वो चलता था तो उसके आसपास का जो स्पेस और जो पूरा का पूरा डायमेंशन है, एक तरीके से कहो कि वो वॉर्प होने लगती थी, ठीक है। और वो जो टाइम में आगे पीछे जा सकता है, पूरा फ्लाइंग सॉसर शेप का था, ठीक है। और वो एंटी ग्रेविटी मतलब वर्टिकली ऊपर उड़ सकता है, वो उसको किसी मतलब क्या कि रनवे की ज़रूरत नहीं है, किसी ऐसे फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, तो कि वो उन्होंने बनाया था खुद से। एग्जैक्टली, वो उन्होंने बनाया था खुद से। तो एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि
अमेरिका को किसी तरीके से वो चीज़ मिल गई, या वो मिली नहीं, उसके पेपर्स मिल गए, लेकिन वो जो द बेल है ना, वो आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। या तो वो जर्मनी वालों ने ही ताला मार के रख दिया है, या फिर वो अमेरिका या रशिया, इन दोनों में से किसी के हाथ लगी है वो चीज़ और वो बंद करके रख दी गई है। जो उससे रिलेटेड पेपर्स थे उसमें जो चीज़ें लिखी गई थी कि जब वो मशीन स्टार्ट होती थी द बेल, उसके 60 फुट के रेडियस में कोई भी इंसान अगर जाता था तो उसकी जो स्किन थी ना वैसे उतरने लग जाती थी, नाखून उसके गिरने लग जाते थे, बाल एकदम झड़ने लग जाते थे। मतलब क्या रेडिएशन था? रेडिएशन इफेक्ट जनरेट करती थी वो, ठीक है। और उसके आसपास में जो भी प्लांट वगैरह थे ना, वो एकदम से जैसे जेली टाइप होता है ना, ऐसे बन जाते थे, बिल्कुल पिघल के टाइप। हाँ, पिघल के जेली टाइप जाते थे, जलते नहीं थे वो, पिघल जाते थे, जेली टाइप बन जाते थे पूरे के पूरे। तो इतनी तगड़ी पावर थी उसके अंदर। तो अब इसके पीछे थ्योरी ये कि भाई जर्मन्स को मतलब ऐसा क्या मिल गया था कि वो इतने ज़्यादा भाई मतलब टेक्नोलॉजी बनाते जा रहे थे बाकी दुनिया से एडवांस, वो भी क्या उनके पास ऐसी चीज़ हाथ लग गई थी उनको। तो जैसे बोलते हैं ना कि अमेरिका के अंदर रॉसवेल यूएफओ क्रैश हुआ था, ठीक है, और उनको वो यूएफओ मिला और उसके बाद उसको एरिया 51 ले गए, वहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग करी और उससे काफ़ी चीज़ें सीखी उन्होंने। तो ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने से पहले बोलते जर्मनी के जंगलों में कुछ एक यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट टाइप कुछ चीज़ थी, वो गिरी थी और उन्होंने उसको कैप्चर किया। और उसके बाद तब एक पूरा सीक्रेट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, ये वंडर बा का, वंडर वेपन्स। और तब उसके अंडर उन्होंने उस चीज़ से जो उनको मिली थी, यूएफओ जो था, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो उनको मिला था, उस चीज़ से उन्होंने वो सारी चीज़ें सीखी और तब सारी चीज़ें उन्होंने आगे बनाई। उन्होंने ऐसे वेपन्स डेवलप करे, जैसे कि अब अमेरिका चांद पे पहुंचने वाला सबसे पहला देश था, ठीक है। पर तुझे कमाल की बात पता है कि अमेरिका जब चांद पे पहुंचा था तो उसको चांद पे पहुंचाने वाले जो साइंटिस्ट थे ना, वो अमेरिकन्स नहीं थे। कौन थे? वो सारे के सारे जर्मन साइंटिस्ट थे। एक भी अमेरिकन नहीं था? अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उसके उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन जो प्रोजेक्ट लीड कर रहे थे, हाँ, वो जर्मन्स थे। वो सारे के सारे जर्मन साइंटिस्ट थे। नहीं हो सकता। नाजी जर्मनी के साइंटिस्ट थे, जो उन्होंने ऑपरेशन पेपर क्लिप के अंडर जब हिटलर के मरने के बाद जर्मनी से उनको कैप्चर करा और उनको बोला कि आपके सामने डील ये है भाई, या तो आप हमारे लिए काम करो या फिर जो वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मतलब जिस तरीके से वो ज्यूज़ को मार रहे थे, बिल्कुल इनह्यूमन कंडीशंस में काम करा रहे थे, तो आपको वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के तहत जो भी सज़ा मिलती है, जो केसेस चल रहे थे ऑल ओवर इंडिया, इजराइल, ऑल ओवर इंडिया कह रहा हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इजराइल वगैरह में केसेस चल रहे थे इनके ऊपर, तो उसके और जर्मनी में भी जब सरकार चेंज हुई थी तो जो इतने भी नाजीज थे, अगर कोई नॉर्मल सोल्जर भी था ना नाजी, उसको भी पकड़ के सीधा फांसी चढ़ाओ, सब मारा जा रहा था सीधा। तो बोला तो भाई हम तो उनको सौंप देंगे तुम्हें, अब तुम्हें बताओ जिंदा रहना है या फिर मरना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं मेरी बात को फैक्ट चेक करने के लिए। वर्नन वॉन ब्राउन जो पूरे अपोलो प्रोजेक्ट का लीड साइंटिस्ट था, मतलब कहता ना हेड साइंटिस्ट भाई, सब नीचे साइंटिस्ट काम कर रहे, सबसे ऊपर हेड साइंटिस्ट जो पूरे अपोलो प्रोजेक्ट को लीड कर रहा था, इसके कहने पे लोग चल रहे थे, वो एक नाजी साइंटिस्ट था। वही तो कह रहा हूँ, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना कि जब तक अमेरिकन काम कर रहे थे तब तक कुछ ऐसा बना नहीं पाए वो, लेकिन जैसे ही जर्मनी के साइंटिस्टों को उन्होंने पकड़ा और अपने देश में लाके अमेरिका ने बोला कि हमारे लिए काम करो, तो सीधा भयंकर वो चांद पे पहुंच गए। और हो सकता है अगर वो ये चीज़ नहीं बना पाते, वो अमेरिका को चांद पे नहीं भेज पाते, तो उनको भी मार देते मतलब कैसे समझाने में? मतलब कि जैसे तूने कहा ना कि अगर अमेरिका ने जब टेक ओवर किया
है ना, तो उनको बोला कि अगर तुमने हमारे लिए काम नहीं किया तो हम तुम्हें सौंप देंगे, जहाँ पे तुम्हारे ऊपर केसेस चल रहे हैं हम उस जगह पे सौंप देंगे तुमको। हाँ, तो वो सौंप देते ना हाँ, सौंप देते। अगर वो मना करते कि नहीं हमें काम नहीं, तो फिर अमेरिका के किस काम के फिर वो खाली यार बैठा के थोड़ी ना रखेंगे उन्हें। वही तो अमेरिका ने कहा टैलेंट दिखाना था कि भाई तुम हमें अपनी स्किल दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, हमारे देश में खुल के रहो। तो उन नाज़ी साइंटिस्ट को अमेरिका ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करा और फिर अमेरिका सीधा चांद पे पहुंच गया। फिर वो जो कहते हैं कि वो सब झूठ है, चांद पे गया था। हाँ, उसमें वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कई सारी बातें और कॉन्स्पिरेसीज हमने सुनी हैं डील विद द डेविल के नाम पे। तो ये उसी से जुड़ी हुई कहानी है। तो एक बंदा हुआ रॉबर्ट जॉनसन के नाम से, वेरी वेरी फेमस ब्लूज़ गिटारिस्ट। तो ब्लूज़ क्या है? एक जॉनरा ऑफ म्यूज़िक है जो ब्लैक लोगों ने ही बनाया था। जिस टाइम पे यूएस में स्लेव लेबर हुआ करती थी, वाइट लोगों के पास स्लेव हुआ करते थे और वो बड़े बड़े कॉटन फील्ड्स में उनसे काम कराया करते थे। तो उस टाइम पे, ये उस टाइम की बात है। तो जो रॉबर्ट जॉनसन था उसको म्यूज़िक का बड़ा शौक़ था, गिटार वगैरह बजाने का। तो एक जो म्यूज़िक का जॉनरा होता है हारमोनिका, तो उसमें मतलब काफ़ी अच्छा था। और पर ब्लूज़ जो गायकी थी, जो जॉनरा ऑफ म्यूज़िक था, क्योंकि ब्लूज़ में जो है ना गिटार का बहुत बड़ा रोल होता है और उसके साथ सिंगिंग करी जाती है, तो वो उतना अच्छा नहीं था उसमें। तो जैसे उस समय पे क्या हुआ करते, ज्यूक जॉइंट्स हुआ करते थे, ज्यूक जॉइंट्स, जहाँ पे ब्लैक लोग जाते थे दिन भर काम करने के बाद अपना ड्रिंक्स वगैरह लेना और स्मोक वगैरह करना, अपना खाना पीना, मतलब जैसे आज के टाइम पे क्लब्स एंड बार्स वगैरह, तो उस टाइम पे वो ज्यूक जॉइंट्स हुआ करते थे। और म्यूज़िक के लिए वहाँ पे जो उस एरिया के फेमस सिंगर बैंड्स वगैरह हुआ करते थे, वहाँ आते थे शाम को परफॉर्म करने के लिए, उससे ही वो पैसा वैसा कमाते थे। तो ऐसे ही अपने शहर के ज्यूक जॉइंट में जो रॉबर्ट जॉनसन था वो जाया करता था और गिटार वगैरह बजाता था। तो उसके साथ के जो और सिंगर्स थे, उससे सीनियर्स जो थे, तो उन्होंने उसको सलाह दी कि यार तेरा जो ब्लूज़ है ना वो उतना बढ़िया नहीं है, तो तू जो हारमोनिका है, जो तू बजाता है हारमोनिका जॉनरा का म्यूज़िक, तो उसमें ही ट्राई कर, नहीं तो फिर तेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ब्लूज़ म्यूज़िक के लिए। तो अब होता क्या है भाई कि एक रात उसको कोई इंसान ऐसे ही मजाक मजाक में बोल देता है कि अगर तुम्हें ब्लूज़ सीखना है तो तुम क्या करो कि यार इस शहर से जब बाहर की तरफ जाओगे तो रात के 12:30 बजे 12:30 क्रॉस रोड के पास तुम्हें एक बंदा मिलेगा, ठीक है? तुम उसके पास जाना और उसको बता देना तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें ब्लूज़ म्यूज़िक सीखना है, उससे ये कह देना तुम। तो कहते हैं कि ठीक है। तो बोलते हैं कि उस समय के बाद जो रॉबर्ट जॉनसन था वो कुछ समय के लिए, मतलब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दिखता नहीं था लोगों को। ऐसा नहीं था कि वो गायब हो गया था पूरी तरीके से, बट बहुत ज़्यादा नहीं दिखता था लोगों को। तो वो गया था मिलने, बताऊंगा आगे बात। बहुत ज़्यादा नहीं दिखता था लोगों को। फिर क्या हुआ कुछ समय, और उसने जो क्लब्स वगैरह थे उसमें भी काफ़ी कम जो ब्लूज़ म्यूज़िक था वो बजाना कम कर दिया था उसने बहुत। अब फिर कुछ समय बाद जब उसकी वापसी होती है, जब वो दोबारा से सारे ज्यूक जॉइंट्स में, वहाँ के पब्स वगैरह में म्यूज़िक बजाने लग जाता है, तो जब उसको लोग दोबारा सुनते हैं इतने लंबे समय बाद, तो मतलब लोगों को अपने कानों पे विश्वास नहीं होता है कि ये वही रॉबर्ट जॉनसन है जो मतलब अभी कुछ समय भी ऐसा नहीं कह रहा कि मतलब 2 साल 3 साल का गैप हो गया, महीने 2 ढाई 3 महीने 4 महीनों के गैप पे, कि ये इतना कमाल का गिटार कैसे बजा रहा है, हाउ ही इज़ एबल टू डू ऑल दिस सिंगिंग, मतलब इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में।
अब जो भी था वो बहुत फेमस हो गया, मतलब फिर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में वो ट्रैवल करने लगा। वहाँ के जितने भी पब्स थे, ऐसी जगह जहाँ पे सिंगर्स को बुलाया जाता था गाना गाने के लिए, म्यूज़िक के लिए, वो वहाँ जाने लगा, बहुत फेमस हो गया वो। और उसने अपनी लाइफ में आई थिंक्स अराउंड 28 to 29 सॉन्ग टोटल गाए थे उसने, जो रिकॉर्ड किए थे उसने। और 27 की उम्र तक पहुँच के वो ख़त्म हो गया। ठीक है। अब फिर क्या था कि धीरे धीरे कॉन्स्पिरेसीज़ वगैरह ये सब बातें उठती थी लोगों के बीच में कि यार ये बंदा मतलब इतनी जल्दी कैसे इम्प्रूव कर गया, है ना। तो कोई बोलता था कि भाई ज़रूर कुछ गड़बड़ हो सकती है। और एक बहुत फेमस नहीं, बहुत मतलब कहते हैं एक्सपीरियंस म्यूजिशियन था, उसका मेरे को नाम याद नहीं है, एक वाइट म्यूजिशियन था वो। तो वो भी आई थिंक सो ब्लूज़ ही बजाता था, ब्लूज़ कैटेगरी का म्यूज़िक ही बजाता था वो भी। और वो शहर से बाहर की साइड रहा करता था। तो कोई कहता था कि यार जो रॉबर्ट जॉनसन है उसने उस म्यूजिशियन के साथ जाके ट्रेनिंग करी है, तो मे बी हो सकता है कि वो इसलिए इतना इम्प्रूव कर गया हो। बट वो सब लोग कहते थे कि नहीं, जिस लेवल पे रॉबर्ट जॉनसन था ब्लूज़ म्यूज़िक में, उस लेवल से इस लेवल पे आना जो वो आज कर रहा है, इट्स मतलब नियरली इम्पॉसिबल, कि कोई इतनी जल्दी इतना इम्प्रूव नहीं कर सकता। और फिर क्या था कि काफ़ी लोग उससे पूछते थे कि दैट डिड यू रियली मेड द डील विद डेविल। तो वो मतलब किसी को उस चीज़ के बारे में कोई जवाब नहीं देता था। एज यूजुअल। यहाँ तूने डेविल का नाम लिया तो इशारे होने लग गए। तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं। वैसे मैं सोच भी रहा था कि मैं ये मतलब स्टोरी बताऊं कि नहीं बताऊं आज, क्योंकि इस स्टोरी को कंप्लीट करने के बाद मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों। तो होता क्या है कि जब ये सारी बातें चल रही थी तो रॉबर्ट जॉनसन का एक गाना है द क्रॉस रोड ब्लूज़, जिस गाने में एक लाइन है कि दैट एट द क्रॉस रोड्स आई मेट विद द डेविल एंड आई नील डाउन। इस तरीके से लाइन्स हैं उसकी। तो गूगल पे सर्च करके देखिए क्रॉस रोड ब्लूज़ फेमस लाइन्स। सो ये सब मशहूर थी उसके बारे में चीज़ें। तो वो जो गाना है बेसिकली वो गाना ही इस कॉन्स्पिरेसी का बेसिस है। और लोग यही कहते हैं कि जिस इंसान ने अपने गाने में साफ साफ कहा है कि उसकी आत्मा के ऊपर मतलब वो ना कि वो एक बोझ बन गया, अब वो बताना भी चाहता है लोगों को कि हाँ मेरे साथ क्या हुआ, मैंने किस तरीके से इस फेम को पाया, लेकिन वो क्लियरली बता भी नहीं पाता। तो उसने उस गाने के थ्रू एक सीक्रेटली जो अपना एक्सपीरियंस था वो बताया है। मिली तेरे को लाइंस? मिली तो है। सम फेमस लाइंस फ्रॉम द सॉन्ग। I went to the crossroads, fell down on my knees, asked the Lord above, have mercy, save poor Bob, if you please. Yeah. Standing at the crossroad, I tried to flag a ride. Didn't nobody seems to know me, everybody passed by me. The sun going down, boy, dark going, catch me here. You can run. टेल माई फ्रेंड बॉय विली ब्राउन। अच्छा कुछ वैसी लाइन्स है, तो जो बैठ रही हैं। हाँ, तो जो स्टार्टिंग में जो तूने लाइन्स पढ़ी वो लाइन्स हैं कि आई वेंट टू द क्रॉस रोड्स, आई नील डाउन। हाँ नहीं, नील डाउन तो वो बाद में बोला उसने। ओके, आई वेंट टू द क्रॉस रोड्स, फिर उसके बाद फेल डाउन ऑन माई नीज एंड आस्क्ड द लॉर्ड। तो ये चीज़ कि
उसने खुद एक्सेप्ट करा है इस चीज़ को। तो जो कहानी आती है प्रॉपर, वो ये कहानी आती है कि जो उसके साथ जैसे ये है कि I went to the crossroads, fell down on my knees, asked the Lord above, have mercy, save poor Bob, if you please. ओके, कि मतलब कि अगर तुम चाहो तो बचा लो। हाँ, तुम चाहो तो मुझे बचा सकते हो, है ना, पुअर बॉब। तो यही बताया गया। तो लोग यही कहते हैं कि इस गाने में ना उसने अपनी उस रात के एक्सपीरियंस को बताया है इनडायरेक्टली। और बोलते हैं कि वो रात को 12:30 बजे क्रॉस रोड्स को हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? चौराहा। चौराहा बोलते ठीक है, अभी इससे भी इस चौराहे से रिलेटेड भी मेरे पास थ्योरी है खुद की। तो बताते हैं, जो मतलब कहानी फेमस है उसके बारे में, तो उसके साथ के जो लोग बताते हैं जो उस समय रहे उसके साथ, कि रॉबर्ट जॉनसन रात के 12:30 बजे गया उस चौराहे पे और वहाँ पे उसे एक एंटिटी मिली। ठीक है, वो एंटिटी मतलब उससे काफ़ी, रॉबर्ट जॉनसन से मतलब हाइट में काफ़ी ऊंची थी। रॉबर्ट जॉनसन ने उससे कहा कि मुझे ब्लूज़ म्यूज़िक में मास्टर बनना है, आई वॉन्ट टू लर्न दिस म्यूज़िक। तो उस एंटिटी ने रॉबर्ट जॉनसन से उसका गिटार मांगा। रॉबर्ट जॉनसन उसे अपना वो गिटार देता है और वो एंटिटी रॉबर्ट जॉनसन के गिटार को ट्यून करती है, उसकी स्ट्रिंग्स को ट्यून करती है। जो तूने देखा ना गिटार के ऊपर जो नॉब्स होती हैं, उन नॉब्स से उन स्ट्रिंग्स को ट्यून किया जाता है। हाँ समझ गया, सेट किया जाता है पहले जिस टोन में तुम्हें चाहिए म्यूजिक। हाँ, तो वो जो सारा का सारा खेल उस चीज़ का होता है, स्ट्रिंग्स के ऊपर कितना स्ट्रेस है, कितनी टाइट है, कितनी लूज है। ठीक है, तो उसने उस स्ट्रिंग्स को ट्यून किया और उसको दे दिया और उससे बोला कि बजाओ कोई भी धुन। और जब रॉबर्ट जॉनसन ने उस गिटार पे धुन बजानी शुरू करी तो बस वो फिर उस रात रुका नहीं। और एक बड़ा फेमस किस्सा है, एक आदमी ये बताता है कि एक रात जब रॉबर्ट जॉनसन एक पब में परफॉर्म कर रहा था, तो पब का माहौल सबको पता है आज के टाइम पे एक डार्क माहौल रहता है, लाइट्स वगैरह कम रहती हैं। तो उस समय भी लाइट्स वगैरह कम, सब अपनी सिगरेट्स एंड सिगार स्मोक कर रहे थे, ग्लासेस ड्रिंक कर रहे थे अपने, है ना। और रॉबर्ट जॉनसन स्टेज पे बैठा हुआ था एक टेबल के ऊपर, छोटी सी सिटिंग टेबल थी, उस पर बैठा हुआ था ये। और रॉबर्ट जॉनसन ने जब म्यूज़िक बजाना शुरू किया और सिंगिंग शुरू करी, तो वो इंसान ये बताता है कि उसे ऐसा फील हो रहा था कि रॉबर्ट जॉनसन का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है उसे। और गिटार बजाते बजाते गिटार का एक स्ट्रिंग टूट जाता है। गिटार के एक स्ट्रिंग टूटने का मतलब है कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग जिस भी नोट को बजाने के लिए काम आएगा, अब आप वो नोट नहीं बजा सकते हो क्योंकि वो स्ट्रिंग टूट चुका है। बट उस रात रॉबर्ट जॉनसन ने म्यूज़िक का एक भी नोट मिस नहीं किया, जैसे कि उसके लिए वो स्ट्रिंग कभी टूटा ही ना हो। और जब पूरा परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाता है और रॉबर्ट जॉनसन उस टेबल से खड़ा होता है और जब वो देखता है कि उसकी गिटार का एक स्ट्रिंग टूटा हुआ है, तो बस उस टूटे हुए स्ट्रिंग को देख के वो आसमान की तरफ देखते हुए हंसता है, ऊपर छत की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है, बस हंसता है। और बोलते कि उससे जुड़ी हुई ये कहानी इतनी फैल चुकी थी कि जो रॉबर्ट जॉनसन के स्टेज के बाद वाली जो फर्स्ट रो हुआ करती थी ना, उस फर्स्ट रो में कोई नहीं बैठा करता था, क्योंकि कहते थे कि जब वो म्यूज़िक प्ले करता था उसका ऑरा इतना ज़्यादा कहें कि इंटिमिडेटिंग हो जाता था। इंटिमिडेटिंग इन द सेंस कि उसका म्यूज़िक जो था ना लोगों के ऊपर इस कदर हावी होता था कि जिस म्यूज़िक को सुन के लोगों को बहुत खुला हुआ महसूस होना चाहिए, है ना, एकदम ऐसा महसूस होना चाहिए कि वाह क्या सुहानी मज़ेदार शाम है, उसका म्यूज़िक सुन के लोगों के अंदर एक अजीब सी शांति छा जाती थी। तो इसलिए लोगों ने फर्स्ट रो में बैठना बंद कर दिया था कि वही चीज़ की कुछ मतलब
नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े रॉबर्ट जॉनसन की एनर्जीज़ का उन लोगों के ऊपर। अब ये तो रही बात कि डील विद द डेविल, और उसके गाने में भी ये लाइंस मेंशन है जो हमने पढ़ के सुना दी हैं, हमारे व्यूअर्स चेक कर सकते हैं। क्रॉस रोड ब्लूज़ नाम है गाने का। अब होता क्या है कि उसकी डेथ भी बड़ी मिस्टीरियस थी। 27 साल का जब रॉबर्ट जॉनसन हो गया था तो अपने सिटी के ही एक जुक जॉइंट में रात को परफॉर्मेंस दे रहा था। रात को परफॉर्मेंस देने के बाद उस जुक जॉइंट का जो मालिक था, वो मालिक और उसकी वाइफ रॉबर्ट जॉनसन की तरफ आते हैं। रॉबर्ट जॉनसन की तरफ आते हैं तो रॉबर्ट जॉनसन उस जुक जॉइंट के मालिक की वाइफ से बात कर रहा होता है और साथ में रॉबर्ट जॉनसन के और दोस्त खड़े होते हैं। तो जैसे ही जुक जॉइंट का जो मालिक था वो रॉबर्ट जॉनसन की तरफ बढ़ता है और एक उसके हाथ में एक शराब की बोतल होती है और वो उस बोतल को उसकी तरफ बढ़ाता है कि ऑफ़र करने के लिए ड्रिंक। तो उसके साथी जो होते हैं रॉबर्ट जॉनसन के, वो रोकते हैं उसे, जुक जॉइंट के मालिक को, कि नहीं। बट रॉबर्ट जॉनसन के चेहरे पे अलग सी मुस्कुराहट थी और वो अपने साथियों को रोकता है और वो बॉटल लेता है उससे ड्रिंक की, पोर करता है ग्लास में और उस ग्लास को पी लेता है। उस ड्रिंक को पीने के बाद रॉबर्ट जॉनसन को थोड़ी ही देर के बाद कुछ प्रॉब्लम महसूस होने लगती है अपने शरीर में। उसको पेट में दर्द होने लगता है। तो बट तब तक वो दर्द उतना ज़्यादा सीवियर नहीं था, उतना ज़्यादा भयानक नहीं हुआ था। वो जाके सो जाता है। जुक जॉइंट के पीछे ही उसको रूम दिया हुआ था, वो वहाँ जाके सो जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब लोग उसको देखने आते हैं, रॉबर्ट जॉनसन की हालत बदतर हो चुकी थी। इतनी ख़राब हालत हो चुकी थी उसकी कि वो सांस भी इस तरह से ले रहा था कि उसको सांस लेने में भी दर्द हो रहा है जैसे। और ऐसे ही 2 दिन 3 दिन उसके साथ ऐसे ही चला और तीसरे दिन के बाद रॉबर्ट जॉनसन की मौत हो जाती है। तो पॉइजन दिया था उसको? नहीं था उस ड्रिंक में कुछ भी। तो फिर वो मना क्यों कर रहा था जो वो बंदा था? साथी जो थे उसके, वो मना क्यों कर रहे थे? वो मना सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि शाम चल रही है, रॉबर्ट जॉनसन एक नामी हस्ती है, वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है कि कोई भी उसको आके ड्रिंक ऑफर करे और रॉबर्ट जॉनसन हर किसी का ड्रिंक उठा के पी ले। नहीं। और उसके साथ के जो लोग थे उन्होंने ये कहा कि जब रॉबर्ट जॉनसन मर रहा था, when he was dying, वो एक सुकून में था, जैसे कि उसका ना एक बहुत बोझ हल्का हो गया है, कि जैसे वो अब आज़ाद हो रहा है इस तरीके से, वो उस दुनिया को छोड़ के गया है। और मतलब जब मैं एक पूरी कहानी मैंने सुनी, इसको समझा, और तो मेरे दिमाग में ना एक थॉट स्ट्राइक किया, जो क्रॉस रोड्स वाली बात है, चौराहे वाली। मैंने गूगल पे सर्च करा सबसे पहले तो कि क्रॉस रोड्स किसको, क्या, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क्रॉस रोड्स, क्योंकि मेरे को चौराहे का जो सिनोनिम होता है इंग्लिश में राउंड अबाउट, वो पता था मेरे को। तो मैंने ये क्रॉस रोड्स क्या है? तो क्रॉस रोड्स इज़ जस्ट अमेरिकन वर्ड फॉर राउंड अबाउट। मतलब राउंड अबाउट भी चौराहा ही होता है और क्रॉस रोड भी चौराहा होता है, बस अमेरिकन इंग्लिश में चौराहे को क्रॉस रोड्स बोलते हैं। और फिर मेरे दिमाग में पता नहीं अपने आप ही एक थॉट आया अलग से, जैसे कि हमारे इंडिया के कल्चर में क्या बोला जाता है कि यार रात को कभी भी किसी भी चौराहे पे देख के चलना चाहिए। हाँ, मतलब ज़्यादातर जो टोने वगैरह टोट के चौराहे पे होते हैं, ब्लैक मैजिक जिसे कहें, वो चौराहों पे किया जाता है। कोई भी अपनी, कहते हैं ना कि नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर से हटा के चौराहे पे रखता है। तो फिर मेरा दिमाग ऐसे चलने लगा, मैंने कहा कि यार
चौराहे पे रख रहे हैं तो वो किसके लिए रख रहे हैं हम? देयर मस्ट बी सम एंटिटी जो उस चीज़ को कंज्यूम करने की ताकत रखती है। और एक तो ये चीज़ हो गई कि लोग अपना जो उतारा करके रखते हैं। कई बार तूने सुना है कि किसी ने अपनी किसी टाइप की इच्छा पूर्ति के लिए कोई ब्लैक मैजिक या कोई रिचुअल करके चौराहे पे रखा है कि यार अगर आप ये करना चाहते हो, वैसे मैंने कई कहानियाँ सुनी हैं ऐसी कि किसी इंसान को बहुत जल्दी पैसों की लालसा थी कि वो बहुत जल्दी अमीर बने, तो किसी ने उसको बताया कि अमीर बनना है तो भाई तेरे को ये काम करना पड़ेगा, रात के 12:30-1 बजे करीबन चौराहे पे जाना है, एक हंडिया के अंदर तेरे को 60 टाइप के अनाज रखने हैं, 60 टाइप की मिठाइयाँ रखनी हैं, 60 टाइप के कपड़े रखने हैं, 60 टाइप के रंग रखने हैं, और उसको एक लाल कपड़े से ढक के चौराहे पर रख कर आना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इतने दिनों के अंदर तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो क्या ये चीज़ बिल्कुल उस जैसी नहीं लग रही है कि रॉबर्ट जॉनसन को किसी ने कहा हो कि रात के अगर, क्योंकि उसकी एक इच्छा थी कि उसको बहुत फेमस ब्लूज़ म्यूजिशियन कह रहा हूँ, म्यूजिशियन बनना था, ब्लूज़ संगीतकार बनना था उसको। हाँ, तो क्या पता उसने भी कोई रिचुअल किया होगा, तो वो गया, उसको चौराहे पे जाने के लिए बोला उसको, और कि तुझे कोई वहाँ मिलेगा ज़रूर। हाँ। और तुझे उससे बस अपनी इच्छा जाहिर करनी है। तो मैंने कहा कि यार कि ये कहानी, मतलब जब मैंने अपने यहाँ होने वाली चीज़ से इसको रिलेट करके देखा तो तब मेरे को लगा कि हाँ देख, इस कहानी में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है कि जो सच ना हो, लेकिन जो इस कहानी का बेसिस है वो ज़रूर सच है। वो तो है भाई, क्योंकि वो है कि जैसे तू बता रहा है, तेरी थ्योरी है ये। हाँ, कि भाई वो बंदा चौराहे पे गया है, और चौराहे पे हमारे यहाँ पे रिचुअल्स होते हैं, है ना, अगर किसी को अपना उतारा करना है, जो भी करना, ब्लैक मैजिक करना है, वो तो चीज़ें काइंड होती ऑफ। हैं। और ये कहने वाली वर्डिंग्स हैं कि वो बंदा वहाँ गया चौराहे पे, तो उसकी मुलाकात किसी चीज़ से हुई जिसने उसको गिटार दिया, एक जादुई गिटार। हाँ। जिसकी वजह से वो उसने अपना नाम को, उसने जादुई गिटार नहीं दिया उसको, मतलब जो भी रॉबर्ट जॉनसन का ही गिटार लेके उस एंटिटी ने ट्यून कर दिया। हाँ, उसको ट्यून कर दिया। अब देख, मैंने बोला ना कि जादुई गिटार दिया एक काइंड ऑफ, है ना, तो वो कहने वाली वर्डिंग से हो सकता है कि वहाँ वो लगातार गया हो, उसने वो रिचुअल किए हो, रेगुलरली रिचुअल। हाँ, वो एक बार का काम ना हो, वो रेगुलर गया हो वहाँ पर, तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो जब मैंने सोचा ना इसको, मैंने कहा यार अमेजिंग। तो ये कहानी है रॉबर्ट जॉनसन की, और डील विद द डेविल की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की हिस्ट्री में ये सबसे पहला केस है जिसको कहा जाता है कि रॉबर्ट जॉनसन was the first person who did deal with the devil। एक कमेटी है यूके की, तो उस कमेटी का नाम है कांग्रेस हाउस इंटेलिजेंस कमेटी, ये उसका नाम है। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग वो काफ़ी सीरियस मीटिंग थी काइंड ऑफ। तो ये बात है 2022 की, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो उस टाइम पे, उससे पहले काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब यूएफओ साइटिंग्स के हुए थे, इंसिडेंट्स हुए थे। जैसे बताते थे कि कोई एलियन का किसी जेट फाइटर उड़ रहा है ना, तो उसने किसी एलियन उसको देखा, है ना, यूएफओ को देखा, उसका पीछा करा, है ना, नहीं हाथ आया, गायब हो गए एकदम अचानक से हवा में। तो ऐसे इन सब को लेकर के ना एक मीटिंग उन्होंने रखी, कांग्रेस वालों ने। तो उस मीटिंग में भी मतलब उनका यही मुद्दा था कि ये जो चीज़ें उड़ रही हैं, जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे जो पायलट्स हैं, जो रेडार पे दिख रही हैं चीज़ें, ये झूठ तो है नहीं, है ना, दिख रही हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है, बिल्कुल, है ना। तो उस मीटिंग का जो कंक्लूजन निकला था, तो उनका यही था कि इसको हरी झंडी मिली कि हाँ यूएफओज हैं, भले ही लोग उसका, अगर कोई बोल रहा है इस चीज़ को ओपनली, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, है ना, उसको कुछ मतलब अहमियत नहीं दे रहे हैं उस बंदे की बात को, लेकिन ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और हैं ये चीज़ रियल में, और ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय ऐसे है क्योंकि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी प्लस जो फ़्लाइट सेफ्टी होती है, जैसे कि कोई उड़ान भर रही है, हमारी पैसेंजर फ़्लाइट ही जा रही है, सोच किसी ने कुछ अगर ज़रा सी भी टकरा गया,
है ना, वो तेरे को तो पता है भाई, बहुत ही स्पीड में दिखाई देते हैं वो निकलते हुए। अगर वो चीज़ किसी से भी टकरा गई तो पूरा विमान ही बेकार हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने उस चीज़ को हरी झंडी दी कि भैया इस चीज़ को लाइटली नहीं लिया जाए, है ना, इस चीज़ को देखा जाए को वो करके। तो ऐसे ही जैसे एलियन एनकाउंटर्स होते थे, तो उसमें एक नाम आता है डॉक्टर ट्रेविस टेलर का। तो ये बात है 2019 की। वो जो है वो यूएपी टास्क फोर्स चीफ साइंटिस्ट थे, है ना। तो उनका काम ये था कि जो भी बंदा मतलब ऐसे देखता था केसेस, मतलब कि किसी ने वो एलियन का शिप देखा, है ना, उसने देखा कि हाँ कि कोई ऐसी चीज़ जो हवा में उड़ रही है बहुत ही अनआइडेंटिफाइड तरीके से, कि मतलब कुछ पता ही नहीं चल पा रहा उसका कि मतलब है क्या, ये सैटेलाइट है या कोई एरोप्लेन है या क्या है। तो वो लोग उनके वो करते थे, काउंसलिंग टाइप का पूछते थे उनसे, उनके अंदर से जानकारी निकालते थे कि क्या ये बंदा सच बोल रहा है ना। तो उनका भी यही कहना था कि अगर कोई बंदा ये चीज़ें बता रहा है तो उसको आप लाइटली मत लो, है ना। तो ऐसे इससे ही 60 साल पहले एक वो थे, क्या नाम था उनका, डॉक्टर जे एलन हाइनेक, ठीक है, वो एस्ट्रोफिजिस्ट थे। तो वो जो है ना, वो 1952 में जो प्रोजेक्ट ब्लू बुक था, हाँ, ब्लू बुक के मेन साइंटिस्ट थे वो, मेन रिसर्चर थे। तो वो भी मतलब ऐसा ही करते थे, मतलब कंसल्ट करते थे, तो मतलब लोगों को पूछते थे उनसे। तो ऐसे ही ना एक एनकाउंटर हुआ था, एलियन एनकाउंटर। तो उसमें था एक जो जिसके साथ हुआ था, उस बंदे का नाम था लोनी जुमारा, अगर तूने सुना होगा तो। लोनी जामूरा है या जोमारा, ऐसे उसका नाम है लानी जमूरा, नहीं लोनी जमूरा नाम उसका, जमूरा नाम है लास्ट उसका। तो वो जो एलियन एनकाउंटर हुआ था उसके साथ 1964 में न्यू मैक्सिको में, तो वो जो था वो एक पुलिस अधिकारी था। वो ऐसे ही गश्त पे जा रहा था, और गश्त पे जाते टाइम उसने देखा कि कोई एक अंडाकार स्पेसशिप उसके सामने उतरा, उसमें से 3-4 एलियन बाहर आए बहुत तेज़ी में, है ना। उन्होंने कुछ शायद अर्थ से कुछ चीज़ें कलेक्ट की और वो एकदम से बैठ के और निकल गए। ये मान की मुश्किल से 1-2 मिनट के अंदर हो गया ये सीन, बहुत तेज़ी में। तो जब वो उन्होंने उसको बताया, हाइनेक को बताई ये बात, तो वो समझ गए थे कि मतलब ये बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा, है ना। उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया कि प्रोजेक्ट ब्लू बुक में वो थे, और प्रोजेक्ट ब्लू बुक में ऐसे करीबन 12,618 केसेस हैं, मौजूद थे उस टाइम पे, जिसमें कि 701 केसेस ऐसे हैं कि अनआइडेंटिफाइड कहेंगे उनको, कि जिनकी ना कोई फ़ोटो मिली है ना कुछ मिला है। तो एक तरीके से वो उनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती, ठीक है। और जो ये जिसका मैंने बताया पुलिस अधिकारी जो था, उसका भी केस उसी में से एक था, तो उसको इतनी हवा नहीं मिली। और ऐसे ही फिर एक एनकाउंटर केस ऐसे आता है कि एक अल्ट्रेस्ट काउंटी करके एक जगह है ना, तो वो न्यू मैक्सिको में है। तो ये बात है क्रिसमस ईव की, और ये 26 दिसंबर 1985 की बात है। तो एक बंदा है जो कि अपने आप में एक बहुत बढ़िया जानी मानी हस्ती है ना, जिसकी किताबें बहुत ज़्यादा बिकती हैं। तो उस बंदे का नाम है विटनी स्ट्राइबर। तो वो बंदा ना किताबें लिखता था। तो एक बार क्या हुआ, क्रिसमस ईव पे वो अपने बीवी बच्चों के साथ अपना कॉटेज में मस्ती मजाक कर रहा था, और खाना वाना खाया उन्होंने और सो गए वो लोग। तो उसको जब आधी रात होती है उसको महसूस होता है कि कोई ग्रे टाइप का कोई बंदा है, और बड़ी बड़ी आंखों वाला, काली काली बड़ी बड़ी आंखें 2-3 हैं, और वो उसको देख रहे हैं, घूर रहे हैं, है ना। तो वो क्या बताता है कि मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, कि मुझे दिख रहा है कि कोई तो है। तो वो कहता है कि अचानक से मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक गोल मतलब राउंड शेप के एक रूम में हूँ, और मेरे को चारों तरफ से घेरा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्लूइश टाइप के कुछ जीव हैं जो इधर उधर भाग रहे हैं, है ना, और वो काइंड ऑफ मेरे पर हमला कर रहे हैं, है ना। तो फिर और वो कहता है कि मेरी जैसे ही आंख बंद होती है एक बार को, तो मैं वापस अपने बिस्तर में होता हूँ। तो उसने इसी को लेकर के मतलब उसने एक बुक भी लिखी है, उस बुक का नाम है कम्यूनियन,
ठीक है, वो मतलब कि जो भी उसके साथ वहाँ पे उसने जो एक्सपीरियंस किया था वो सब उसने उस बुक में लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है, अब वो सोचता है कि चल ठीक है, एक बार हो गया जो हो गया, दोबारा तो नहीं होगा मेरे साथ, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। लेकिन यहीं वो गलत हो गया साबित। तो अच्छा। उसके 4 साल बाद दोबारा वो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था करवट करके, तो उसको महसूस होता है कि उसको दबाव महसूस होता है अपने लेफ़्ट वाले कान पे, कि कोई उसका ऐसे रख के ना ऐसे दबा रहा उसका, ठीक है, तकिए में दबा रहा उसका सर। तो वो काफ़ी हाथ पैर मारता है, बहुत कोशिश करता है, नहीं उठ पाता वो। ठीक है, तो उसको ऐसा लगता है कि ना किसी ने उसको काइंड ऑफ किडनैप कर लिया है ना, उसकी सुध बुध खो दी है ना। उसके बाद जब वो अगले दिन उठता है तो उसको अपने लेफ़्ट वाले कान में दर्द महसूस होने लगता है। तो उसके दूसरे दिन भी उसको वो दर्द रहता है। तो वो देखता है ना छू के कि यहाँ पे कान के पीछे, वो कहता है कि गांठ सी महसूस होती है उसको। तो वो कहता है यार ये कैसे हो गया, अभी तो मैंने जैसे कहीं उसका ये असर तो नहीं है जैसे मेरे को दिखाई दिया था वो, है ना, ऐसा महसूस हुआ था। तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर के पास जाके बोलता है कि मुझे एक गांठ सी हुई है, तो क्या आप इसका ट्रीटमेंट कर देंगे या निकाल देंगे। तो डॉक्टर भैया अपना बैठता है और उसकी सर्जरी करने के लिए एक चीरा लगाता है वहाँ पे कि उसको निकालने के लिए। तो वो जैसे ही चीरा लगाता है तो वो जो चीज़ होती है ना, जो उसके पीछे गांठ होती है, वो सड़क के यहाँ आ जाती है, इस जगह। हाँ, तो अब वो कंफ्यूज हो जाता है डॉक्टर कहता है कि यार मैंने वहाँ चीरा लगा दिया है, अब यहाँ पे करके देखता हूँ। बताता है उसको, वो सामने मतलब सुन कर रखा होता है और वो भी देख रहा है अपना जो राइटर है ना। तो वो यहाँ पे भी चीरा लगाता है उसको, लेकिन वो खिसक के वापस कहीं और हो जाती है। तो डॉक्टर हार मान चुका होता है, वो कहता है कि नहीं भैया मेरे बस की नहीं है, ये क्या चीज़ है ना। तो वो भी फिर उस चीज़ से मतलब कर लेता है कि चल ठीक है जो भी है। अब लेकिन वो समझ जाता है कि ये चीज़ इम्प्लांट करी गई है उन चीज़ों के द्वारा, है ना। तो अब वो उसी के साथ अपनी लाइफ जीने लगता है। तो वो बताता है कि 2015 में वो एक बार अपनी बुक के लिए ही कुछ रिसर्च वगैरह कर रहा था। तो उसको लगता है कि उसकी लेफ़्ट वाली आइन में ना एकदम से एक ऐसी खिड़की टाइप खुली और उसको कुछ लिखा हुआ दिखाई देने लगा कि मतलब कि जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ ना, उससे रिलेटेड ही चीज़ें मेरी आंखों के सामने आ रही हैं। वो कहने लगा कि मतलब मेरे को ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरा दिमाग 10 गुना तेज़ी से काम करने लगा है अचानक से। कह रहा मैं अपने दिमाग को अच्छे से जानता हूँ कि मैं किस लेवल पे सोच सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि मेरे दिमाग में अचानक से इतने ख़तरनाक आइडियाज़ आने लगे। तो वो समझ गया कि हाँ अब ये चीज़ जो भी है उन्होंने फिट करी है, जो भी मेरे अंदर, वो मेरे भले के लिए है या किस चीज़ के लिए मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं इस चीज़ को झुटला नहीं सकता कि मेरा उनसे इनकाउंटर हुआ था और ये उतना ही रियल है जितना कि ये गांठ है। ओके। अब वो हाँ, ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स निकल कर आए हैं लोगों के साथ कि एलियंस आए, उन्होंने मतलब लोगों के अंदर कुछ इम्प्लांट कर दिया या कुछ हुआ। जैसे कि एक बड़ा ही फेमस जो इंसिडेंट निकल कर आते हैं वो थे कैटल म्यूटिलेशंस के। तो एक समय पे क्या होने लगा था कि कई सारे जो किसान थे, जब वो रात को तो अपने जो जानवर वगैरह थे उन्होंने उनको जो बाड़े होते थे उनके उसमें रात को अपने गायें बछड़े सब बंद करके सो गए। लेकिन जब सुबह मॉर्निंग में उठे तो वो देखते थे कि उनकी कोई एक गाय गायब है। लेकिन फिर जब वो देखे फील्ड में ढूंढने के लिए निकले तो उनको दिखा कि वो जो गाय पड़ी है मिल गई उनको, मरी हुई है, लेकिन वो देखते थे कि उनके कान के पास का जो हिस्सा है वो नहीं है, काट के कोई ले गया। और लेकिन वो इस तरह से कटा हुआ था कि मतलब किसी ने सर्जिकली उसको काट के ब्लेड से रिमूव करा है। क्योंकि कोई भी अगर जानवर अटैक करके किसी को भी खाने की कोशिश करेगा तो मतलब बाइट मार्क्स होते हैं, ठीक है, और जो मांस है वो इतना प्रिसाइज शेप में नहीं कटा हुआ होगा, एकदम कटने फटने के और निशान होंगे, ठीक है। और दूसरी जो ख़ास बात थी, उन मरी हुई जो गाय और भेड़ वगैरह ये सब मिलते थे उनको इस तरीके से, उनकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी खून नहीं मिलता था। ऐसा लगता था कि बॉडी से खून किसी ने सोख के निकाल लिया। और इवन यहाँ तक कि जैसे मान लो कि अगर कोई
इस तरीके से थ्योरी देने की कोशिश करता था इसके पीछे कि मे भी किसी जानवर ने काट लिया हो। तो जब कोई जानवर काटेगा, पकड़ेगा खाने के लिए उसको अपने जबड़े से, तो आसपास ज़मीन पे ब्लड तो गिरेगा, तो वहाँ पे कोई ब्लड के निशान नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसा लगता था कि किसी ने इस जानवर को वहाँ से उठाया, यहाँ पे लेटाया और बहुत आराम से कोई सर्जिकल टूल लेके वो हिस्सा काटा और ले गए उसको काट के। तो ऐसा सिर्फ गायों के साथ हुआ है? हाँ, जो गायें थी, ठीक है, मतलब कैटल्स में जो भी पालते थे वो लोग, गायें, भेड़, ये सब चीज़ें, तो बहुत सारे फेमस केसेस ऐसे निकल कर आए थे। काफ़ी सारी जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इससे रिलेटेड फ़ोटोग्राफ्स भी डाली हुई है इंटरनेट पे, मिलेगी तो हम लगाएंगे अपने पॉडकास्ट में। तो ऐसे भी केसेस हुए हैं। फिर काफ़ी सारे जो एब्डक्शंस होते थे, एलियन एब्डक्शंस होते थे, उन्होंने ये बातें कही हैं, जो एलियन एब्डक्टीज थे, जब वो वापस आए, मिले, लोगों से बातचीत, उन्होंने ये कहा कि यार हमें ऐसा महसूस हुआ कि वो ना हमारे रिप्रोडक्शन करने की जो एबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जैसे कि एक लेडी थी, ठीक है, उसका एब्डक्शन जब हुआ था, जब एलियंस उसको उठा के ले गए थे, तो वो ये कह रही थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो एग्स होते हैं, फीमेल एग्स होते हैं, कि उन्होंने मेरी बॉडी से वो एग्स निकाल लिए, ठीक है। और कई सारे जो मेल्स थे, जब उनका एब्डक्शन हुआ, उनसे कहानी हुई, तो उनका भी सेम वही था। तो अब ये भी सिनेरियो आता है इसके पीछे, थ्योरी ये दी जाती है कि मे भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये कोई एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिनकी रिप्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। और इनकी जो सिविलाइजेशन है ना, वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है। और यूनिवर्स में इन्होंने हमारा प्लैनेट डिस्कवर किया, जहाँ पे इनको ह्यूमन्स स्पीशीज़ हम लोग मिले। उन्होंने देखा कि हाँ, ये नेचुरली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और इनकी सिविलाइजेशन इस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो ये हमारे उस एबिलिटी को समझ के और उसको रेप्लिकेट करके, कि उन्होंने समझ लिया ओके ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम इस तरीके से काम करता है, और ये उसी को रेप्लिकेट करके अपनी स्पीशीज़ के अंदर भी डालना चाहते, ताकि इनकी सिविलाइजेशन भी आगे बन सके। तो ये हो सकता है कि एक तरीके से साइंस एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करा जा रहा है लोगों को, ठीक है। ये थ्योरी दी जाती है इसके पीछे एक। फिर एक थ्योरी ये है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ ऑफ एलियंस नहीं है जो प्लैनेट अर्थ पे आती जाती है या फिर रहती है, जो भी कहो XYZ, अलग अलग टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ है। कोई बोलता है कि एक प्लेडियंस करके कोई एलियंस स्पीशीज़ है, वो प्लेडी स्टार सिस्टम में रहती है, ठीक है। वो मतलब ह्यूमंस और क्या कहते हैं, जो बर्ड स्पीशीज़ है उसका एक मिक्सचर है अलग टाइप का, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग स्पीशीज़ का मिक्सचर है जो प्लैनेट पे हमारे आती हैं हमको गाइडेंस देने के लिए, ठीक है। लाइक अनुनाकीज कह लो किसी तरीके से, मतलब ऐसे अलग अलग स्पीशीज़ है जो हमको गाइडेंस देने के लिए आती हैं। कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो हमारा कहीं एक तरीके से एडवांटेज लेना उनको, ठीक है, किसी तरीके से ह्यूमंस के पूरे सिस्टम को समझ लो, और फिर जैसे मैंने कहा कि उनको एज एन हार्वेस्ट यूज़ करो, है ना। जैसे कई बार ना ये चीज़ आती है ना निकल के सामने की, अब जैसे बोलते हैं अभी चल रहा है ट्रेंडिंग में कि एक कोई बाहर शिप घूम रहा है, जैसे तू बता रहा था अभी। हाँ, एक कोई नया एस्ट्रॉयड ओumuamua की तरह आ रहा है, हाँ, तो पृथ्वी की तरफ। हाँ, तो ऐसा कहते हैं कि मतलब एलियन आएंगे, कब्जा कर लेंगे, ह्यूमंस को ख़त्म कर देंगे। हाँ, है ना। वो तो जो है एक एंट कॉलोनी हाइपोथेसिस के तहत वो बात करी जाती है कि ऐसा कि सपोज करो कि तुम्हें कहीं पे एक पूरा चींटियों का शहर मिल जाए, ठीक है, और तुम्हें पता है कि जिस जगह पे चींटियों का शहर है
वहाँ पे सोना दबा हुआ है और इंसानों को सोना बहुत पसंद है। वो सोने से बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट कमा सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो क्या तुम उस सोने को निकालने के लिए चींटियों के बारे में एक बार भी सोचोगे? नहीं, उस टाइम पे नहीं सोचेंगे। अगर उनको नीड है किसी उस चीज़ की, सोने की नीड है, तो वो नहीं सोचा जाएगा। दूसरी फिर चीज़ ये आती है कि क्या अगर चींटियां तुम्हारे पास आएं कुछ डील लेके कि भाई हम आपको ये प्रोवाइड कराएंगे, ये रिसोर्सेज देंगे, तो तुम क्या कहोगे चींटियों से? मतलब इंसान चींटियों से ही कहे ना कि भाई तुम हमें क्या दे सकते हो, हम तो ऑलरेडी तुमसे बहुत ज़्यादा हाईली एडवांस्ड हैं, जो तुम्हारे पास है वो हमारे किसी काम का नहीं है ना, और तुम हमारे पास डील रख रहे हो ये इस तरह की, हम तो तुम्हें पूरा ख़त्म करके पूरा सोना ले सकते हैं, डील की क्या ही ज़रूरत है ना। तो मतलब हमारे सामने तुम्हारे होने ना होने के कोई मायने नहीं है। तो एक तो ये थ्योरी आती है, ठीक है। फिर एक थ्योरी ये आती है कि अगर एलियंस इतने ज़्यादा हाईली एडवांस्ड होंगे, उनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी कि जो मतलब हम आज से 1000, 2000, 3000 साल बाद की सोचते हैं कि इंसान वहाँ पहुँचेंगे, तो एक जो सिविलाइजेशन होगी जो इतनी एडवांस होगी वो बहुत आइडियलिस्टिक होगी। आइडियलिस्टिक इन द सेंस कि वो मार काट, युद्ध, इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती होगी, क्योंकि अगर जो सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजिकली 1000, 2000, 3000 साल इवॉल्व हुई है, तो उनका मेंटल स्टेटस भी कितना ज़्यादा इवॉल्व होगा, है ना। वो लोगों को मारने में, लोगों को तबाह करने में, किसी को लूटने में, किसी से कुछ चोरी करने में विश्वास नहीं करते होंगे। तो ये दो धड़े हैं एलियंस की एग्जिस्टेंस पे बिलीव करने वालों के, जो एलियंस को इन दो नज़रियों से देखते हैं। पहला कि वो होंगे तो हेल्पफुल होंगे, बहुत आइडियलिस्टिक होंगे, है ना, उनके पास इतनी हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी, वो इतने ज़्यादा हाईली एडवांस है तो मेंटली भी वो कितने डेवलप्ड होंगे। फिर दूसरा ये भी होगा कि भाई अगर कोई इतना हाईली एडवांस्ड है और इतना ज़्यादा डेवलप्ड है तो वो ये चाहेगा ना कि भाई मेरा राज, मेरा वर्चस्व ब्रह्मांड के हर एक कोने में फैले, सब लोग, मतलब मैं सबसे ऊपर हूँ तो सब लोग मेरे को माने, मेरे को पूजे, वो वाली बात। तो एलियंस ऐसे भी हो सकते हैं। फिर एक चीज़ ये भी आती है ना कि हम तक पहुँचेगा कौन? या तो जिसने हमें बनाया, हाँ, बात ये है ना। और इसमें ये भी होता था कि जिसने हमें बनाया तो वो हमें मारेगा ही क्यों? अब बात यहाँ पे ये आ रही है ना कि तू ये अज्यूम कर रहा है कि हम तक पहुँचेगा कौन कि जिसने हमें बनाया। अब सिंपल सीधी बात है ना, जिसने हमें बनाया है उसको तो ऑलरेडी पता है ना कि हम है कहाँ, उसने हमें बना के रखा कहाँ हुआ है ना। तो उसे तो हम तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं। अगर उसे हमें मिटाना होता तो वो कब का मिटा चुका होता, हज़ारों लाखों साल पहले ही मिटा चुका होता, ठीक है। हाँ। कहानी ये है कि हम तक कोई भी पहुंचे, XYZ कोई भी मतलब एलियन सिविलाइजेशन पहुंचे, या फिर हम ही किसी तरीके से किसी भी XYZ एलियन सिविलाइजेशन तक पहुंच जाएं, तो डिपेंड ये करता है कि उस सिविलाइजेशन का, उस एलियन सिविलाइजेशन का बेसिक नेचर क्या होगा। वो वेलकमिंग होंगे या साला वॉर गोइंग हो गई, नहीं भाई युद्ध करना है, तुमने आके कैसे कदम रख दिया हमारी धरती के ऊपर, यही चीज़। फिर दूसरा ये है कि इंसानों का खुद का बिहेवियर भी बहुत उसमें आता है कि क्या इंसान अगर जब एलियन से मिलेंगे तो होता ना प्रॉफिट बाजी वाली बात कि यार इनके पास इतनी हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप हमको अपनी ये टेक्नोलॉजी दो, बताओ कैसे काम करती है, हम आपको अपना ये देंगे। तो क्या इंसान एलियंस के साथ अगर इस तरीके की प्रॉफिट डीलिंग करेगा तो वो अपनी क्या चीज़ एलियंस को देगा, कौन सा हिस्सा अपना गिरवी रखेगा एलियंस के पास? मे बी क्या वो एलियंस को ये कह देगा कि अच्छा ठीक है आप हमारी पृथ्वी के इस हिस्से में जाके बस जाओ और आपको जो करना है करो? नहीं, फिर उन्होंने पृथ्वी का कोर ही चुरा लिया फिर हाँ, मतलब कुछ भी कर सकते हैं वो। इनको ये हमारे पहनने खाने इनसे तो कोई, मेरे को लगता नहीं कि खासी दिलचस्पी होगी इसमें कि हम लोग क्या पहन रहे हैं, कहाँ क्या खा रहे हैं, क्या अगर स्टाइल है हमारा, है ना।
अब सिंपल सी बात है कि अगर मैं एक तरीके से सोचूं कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन है, वो अगर हमारी पृथ्वी पे आए और वो ये देखे कि हाँ, जैसे इंसानों के पास भी बहुत तगड़ी फायर पावर है, मतलब इनके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, मिसाइल्स हैं, बड़े बड़े जेट प्लेन्स हैं, ठीक है, और उस एलियन सिविलाइजेशन को लगे कि हाँ, अगर हम इनसे लड़ेंगे तो ये हमको टक्कर दे सकते हैं, ठीक है, तो वो बहुत स्मार्ट मूव खेल सकते हैं कि वो आएंगे, वो हेलो हाई करेंगे हमसे, वो बोलेंगे कि हम एक रिसर्च फैसिलिटी खोलना चाहते हैं, आप और हम मिल के काम करेंगे। तो क्या होगा, वो धीरे धीरे पहले वो हमारे प्लेनेट पे एंट्री ले ली उन्होंने, एक बेस स्थापित कर लिया कहीं किसी जगह पे, वहाँ पे रिसर्च चल रही है, फिर उन्होंने अपने जासूस छोड़ दिए कि जाओ इंसानों के बीच में जाओ, फिर धीरे धीरे वो लोग इंसानों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, कि तुम में जो करंट रूल कर रहे हैं लोग, ठीक है, जो तुम्हारी करंट गवर्नमेंट से अलग अलग जगह की वो तुमको रूल कर रही है, तो ऐसी गलत है। हमारे प्लेनेट पे तो ऐसा नहीं होता है यार, हमारे प्लेनेट पे वाला है ना, वो हमारे प्लेनेट पे सब कुछ अच्छा होता है। तो क्या पता वो लोगों को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करने लगे, हमारे रहने का तौर तरीका समझे कि अच्छा इस प्लेनेट पे क्या होता है, किस तरीके से इंसान रहते हैं, फिर उसके बाद वो ये बोले कि भाई तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, जिस चीज़ के लिए तुम इतना लड़ते हो मरते हो यहाँ पे, वो तो हमारे प्लेनेट पे बहुत चीज़ें फ्री मिलती हैं, और इंसान को मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है। हाँ, हो सकता है। फिर धीरे 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 वो इस तरीके से अपना क्या कहते हैं, इंसानों के तरीक़ों को ही यूज़ करके वो इंसानों को कंट्रोल करने लग जाएं, और जब उनको लगे कि हाँ अब बटन हमारे हाथ में आ गया, न्यूक्लियर पावर, तब वो पूरी तरीके से कहते हैं ना कि अपने असली रूप में आ जाए एकदम। वो चीज़ हो सकती है। जितने भी लोग वो मुखौटा ओढ़ के बैठे हैं ना, वो सब, हाँ, जैसे कि वो बम्बल बी मूवी देखी है तूने, ट्रांसफॉर्मर्स की, उसमें जो वो डिसेप्टिकॉन्स आते हैं दो, जो जब वो जॉन सीना की वो पूरी आर्मी से मिलते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि हम उस प्लैनेट से आए हैं, हम आपके साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। हाँ। लेकिन वो क्या करते हैं, इंसानों की ही टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उनको में उन्हीं को वो क्या कहते हैं, उनके जो नेटवर्क होता है ना, कम्युनिकेशन, उसको यूज करके वो जो ऑटोबॉट्स होते हैं, बम्बल भी होते हैं, उनको ढूंढना होता है उसको। जैसे ही उसकी लोकेशन मिलती है वो सबको खत्म कर देते हैं वहाँ पे कि ये तो क्या है, हमारे लिए कीड़े मकोड़े हैं भाई, ये हमारे लिए, तुम हमें कुछ नहीं दे सकते, हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ है। तो उसमें यही सीन होता है, या तो मारो या मारो। हाँ, तो वो उस सेम पॉइंट पे जब पहली बार कन्फ्रंटेशन होता है वो आर्मी का और उन डिसेप्टिकॉन एलियंस का, वो उसी टाइम पे उनके ऊपर क्या कहते हैं कि लड़ाई क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग हथियार है, हमको ठोक सकते हैं अभी इस मोमेंट पे, तो हम इनकी ही टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इनके प्लेनेट पे जिस बंदे को ढूंढना है, हमें बम्बल बी को, हम उसे ढूंढ लेते हैं। तो अब ऐसे ही रिप्लेस कर दो ना एलियंस को, उन ट्रांसफॉर्मर्स को रिप्लेस कर दो ऐसे किसी एलियंस की स्पीशीज़ के साथ, और बम्बल बी को रिप्लेस कर दो किसी एक ऐसी रिसोर्सफुल चीज़ के साथ जिस चीज़ की उन एलियन स्पीशीज़ को ज़रूरत हो। तो वो आएंगे, वो कहेंगे इनके प्लेनेट से हमें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए, कुछ ऐसा एलिमेंट चाहिए, कुछ ऐसी मेटल चाहिए उनको, ऐसा कुछ नेचुरल रिसोर्स चाहिए जिनकी उनको बहुत सख्त ज़रूरत हो, और उसे ढूंढने के लिए पहले वो इंसानों के साथ हाथ मिलाएं, गले मिले, फ्रेंडशिप, जैसे ही उनका काम पूरा हो तो तबाह कर दो इनको। तो ये बात भी हो सकती है, क्योंकि जैसे एनकाउंटर्स होते हैं, एलियन एनकाउंटर्स होते हैं, यूएफओ देखे जाते हैं दुनिया भर में, तो ये तभी ज़्यादा होने लगते हैं जब कोई कंट्री या तो कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर रही हो, है ना, अपने जो बनाते हैं ना न्यूक्लियर वेपन, या तो उसका टेस्ट कर रही हो, मेनली तो तभी देखे जाते हैं, है ना। जैसे कि न्यूक्लियर टेस्ट से रिलेटेड जो है मतलब इंसिडेंट्स, तो ये थ्योरी, ये कंस्पिरेसी थ्योरी एक तरीके से, अब कितनी रियल है कितनी नहीं है वो नहीं जानता मैं, बट जो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो ये यूएफओ टाइप चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा दिखनी तब से शुरू हुई हैं जब से इंसान ने सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया और उसके बाद ब्लास्ट किया हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। तब से सबसे ज़्यादा ये चीज़ें दिखनी शुरू हुई हैं। और एक इंग्लैंड में ही कोई एक मिलिट्री फैसिलिटी है, वहाँ का तो पूरा इंसिडेंट है ये। अगर कोई सर्च करे कि इंग्लैंड न्यूक्लियर बेस यूएफओ इंसिडेंट करके अगर गूगल पे सर्च करे तो पूरा वो इंसिडेंट निकल कर आता है। इंसिडेंट ऐसा होता है
कि एक रात मिलिट्री बेस में अपना सब लोग होते हैं ड्यूटी वगैरह करके अपना आराम कर रहे होते हैं, और कमांड सेंटर है, कमांड सेंटर के अंदर कैप्टन बैठा हुआ है कैप्टन के साथ, और उसके जो बाकी लोग हैं वो बैठे हुए हैं जहाँ पे वो रेडार वगैरह पूरा मॉनिटरिंग चलती है, ठीक है, क्योंकि साइल जो बेस है उसमें न्यूक्लियर मिसाइल्स रखी हुई हैं, ठीक है। तो एकदम से क्या होता है कि जो बाकी जो सैनिक होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो आते हैं कैप्टन के पास, बोलते हैं कैप्टन आसमान में एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है, ठीक है, और वो एक जगह पे टिकी हुई है। तो कैप्टन बाकी जो सोल्जर्स होते हैं उनको बोलते हैं कि जाओ देख कर आओ, चेक करो क्या है तुम। तो जैसे ही वो जाते देखते फिर भागे भागे वापस आते हैं कैप्टन के पास। वो कैप्टन से बोलते हैं कि भाई हम तो गए और एकदम से ना वो उड़ के फ्याऊं चली गई कहीं और, ठीक है। थोड़ी देर ऐसी आधा एक घंटा बीतता है, फिर से वो सोल्जर्स आते हैं और बोलते हैं कि भाई वो चीज़ फिर से लौट कर आ गई है। और जैसे ही वो बोलता है फिर से लौट कर आ गई है, और कैप्टन कहता है कि इस बार मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। जैसे ही तो कैप्टन कहता है एक डिस्क शेप टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट उसने देखा, और होता क्या है धीरे धीरे जो पूरा बेस था ना, उस बेस की पूरी पावर सप्लाई कट हो जाती है, बिजली चली जाती है वहाँ की पूरी। अच्छा। ठीक है, उनकी जो न्यूक्लियर मिसाइल्स थी वो अपने आप ऑन हो जाती है लाइट जाने के बाद। हाँ, लाइट कट गई पूरे बेस की, ठीक है। और उनकी जो न्यूक्लियर मिसाइल्स थी वो एक के बाद एक जो 2-3 मिसाइल्स जो भी होंगी, नंबर्स ऑफ मिसाइल्स, वो ऑन होने लगती हैं। जो साइलोस के अंदर रखी होती है ना मिसाइल्स प्रॉपर, तो वो ऑन होने लगती हैं। तो अब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो खुद से बंद करने की कोशिश कर रहे हो, अगर हमारे कंट्रोल ही नहीं है। तो पहले वो यूएफओ उन सारी मिसाइल्स को ऑन करता है, ठीक है। ऐसे ही पूरा मतलब पूरे 5-10 मिनट के लिए पूरा पैनिक होता है। फिर उस मिसाइल्स को वो 1 बाय 1 ऑफ करता है, पूरे बेस की लाइट आ जाती है, और फिर वो यूएफओ उड़ के चले जाता है। तो वो कैप्टन ये कहता है कि वो मेरी ज़िंदगी का मतलब इतना ज़्यादा सररियल एक्सपीरियंस था कि मतलब हकीकत है, सपना है, क्या है, ये हो क्या रहा है, कह रहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उसके कई समय बाद जब उसने इस चीज़ को समझने की कोशिश करी, तो वो यही कहता है, जो कैप्टन था उस बेस का, कि उन्होंने, वो जो भी लोग थे, एलियंस कहो या हायर सिविलाइजेशंस के लोग कहो, कुछ भी कहो उनको, वो जो लोग थे वो हमको ये मैसेज दे के गए आके कि हम जब चाहे तब कुछ भी कर सकते हैं तुम लोगों के साथ। ये मतलब काइंड ऑफ एक वार्निंग थी। वार्निंग है कि हम जब चाहे ना कुछ भी कर सकते हैं। तो तुम जो ये न्यूक्लियर जो तुम बना रहे हो ना, पूरा का पूरा इस दुनिया को तबाह करने के लिए, ये करना बंद कर दो। तो उन्होंने कह रहा कि वो चीज़ करके ना उन्होंने हमें यही मैसेज दिया।